जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। आपकी परीक्षा में दोस्तों यहाँ से 15 से 20 सवाल हूबहू छपने की प्रबल संभावना है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे पहले सवाल की ओर हम बात करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है। दोस्तों यह एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? ये पटना बिहार में स्थापित हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है 5 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। और दोस्तों जो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2009 में। यानी कि दोस्तों जो डॉल्फिन है उसको गंगोटिक एनिमल कब घोषित किया गया था? 2009 में। और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बिहार। बिहार में भी दोस्तों कहाँ पर? पटना बिहार में किया गया है। दोस्तों तमिलनाडु, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आपको मैंने बताया था डुगोंग संरक्षण केंद्र। डुगोंग संरक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ पर किया गया है? ये दोस्तों तमिलनाडु के अंदर किया गया है डुगोंग संरक्षण केंद्र। इसका स्थापन कहाँ पर किया है? तमिलनाडु में। डुगोंग क्या होता है? ये दोस्तों समुद्री गाय होती है। क्या दोस्तों? समुद्री गाय। और सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों इसको आप नोट करके रखिएगा, यह एक स्तनधारी है। स्तनधारी है। आपसे पूछा जा सकता है कि डुगोंग क्या है? स्तनधारी है, पक्षी है, मैमल है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इन दोनों सवालों को आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, पर्यटन शिक्षालय किस राज्य से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। सूरत से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, पर्यटन शिक्षालय किस राज्य से संबंधित है? भाइयों बहनों आपको बता दें, पर्यटन शिक्षालय ये योजना चलाई गई पश्चिम बंगाल के द्वारा। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। पर्यटन शिक्षालय किस राज्य से संबंधित है? ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। दोस्तों आपको केवल एक सवाल बताकर आगे बढ़ जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आपके सामने एक सवाल से 4 ऑप्शन ऐसे लाए जाते हैं कि चारों आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल बन सकें। अब दोस्तों बात करते हैं सूरत। सूरत में दोस्तों क्या हुआ है आप सबको पता है, स्टील रोड, स्टील कचरे से रोड बनाई गई है। कहाँ पर दोस्तों? सूरत के अंदर। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। और दोस्तों ओपीडी टावर ये कहाँ पर बनाया गया है? ओपीडी टावर, भारत का सबसे बड़ा ओपीडी टावर कहाँ पर बनाया गया है? ये दोस्तों आप बताएंगे जयपुर में बनाया गया है, सूरत में बनाया गया है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। ये दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन भरा सवाल है। ये सवाल मैंने अपने पूर्व प्रैक्टिस सेट में लिया हुआ है। जल्दी से बताइएगा। जो भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर बनाया गया है जो 22 मंजिल का है। कितना दोस्तों? ये 22 मंजिल का टावर है। आप बताएंगे कमेंट करके सूरत में बना है या जयपुर में बना है। और दोस्तों आपको बता दें जयपुर में क्या हुआ है, मेट्रो स्टेशन का भी निर्माण किया गया है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। 27 सितंबर को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, दोस्तों आपसे विश्व पर्यटन दिवस नहीं पूछा गया है। आप सवाल को गलत मत करिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपसे बता दें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पर्यटन दिवस, ये दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे विश्व पर्यटन दिवस पूछे तो आप क्या कहेंगे? 27 सितंबर। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो आप 25 जनवरी जवाब देंगे। 23 जनवरी अति महत्वपूर्ण पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस दोस्तों कब मनाया था? 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और 25 दिसंबर दोस्तों वीरवाल दिवस,
ये सवाल आप नोट कीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाला सवाल है। वीरबाल दिवस, वीरबाल दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपसे हिंदी दिवस नहीं पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, टिकट की कालाबाजारी से संबंधित ऑपरेशन कौन सा है? दोस्तों इसको मैंने ऑप्शन में आपको बताया था, लेकिन दोस्तों आज मैंने इसको दोस्तों एक प्रश्न के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। जल्दी से बताइएगा टिकट की कालाबाजारी से संबंधित ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन देवी शक्ति। चारों ऑपरेशन आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। जल्दी से दोस्तों इसका सही जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें टिकट की कालाबाजारी इससे संबंधित ऑपरेशन कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है ऑपरेशन उपलब्ध। और ये किसके द्वारा चलाया गया? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके द्वारा चलाया गया है। दोस्तों इसके द्वारा ही ऑपरेशन आहट चलाया गया, ऑपरेशन अमानत चलाया गया है। ऑपरेशन आहट का संबंध किससे है? तस्करी, दोस्तों तस्करी पर रोक, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी तस्करी को रोक के लिए दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन अमानत दोस्तों जो खोए हुए सामान की वापसी, खोए सामान की वापसी, खोए सामान की वापसी के लिए दोस्तों क्या चलाया गया? ऑपरेशन अमानत। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन देवी शक्ति, तो आपको नोट करके रखना है जो अफगानिस्तान में दोस्तों भारतीय फंस गए थे, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। और दोस्तों ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो यूक्रेन में भारतीय फंसे थे उनको अपने देश में वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इनको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सम्मान है, अति महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है। देविका रानी को मिला है, रजनीकांत को मिला है, आशा पारेख को मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? जल्दी से बताइएगा। आपको बता दें 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करना है, रजनीकांत को मिला है। किसको दोस्तों? रजनीकांत को दिया गया है 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1969 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। यह भी आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण तारीख है ये दोस्तों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट किसको मिला था? देविका रानी को मिला था पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कब मिला था दोस्तों? ये 1969 में मिला था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों 51वां किसको मिला है? ये रजनीकांत जी को मिला है दोस्तों, जो साउथ के सुपरस्टार, किसको मिला है? रजनीकांत जी को। दोस्तों आशा पारेख, इनको दोस्तों अभी कल परसों में ही हाल ही में दोस्तों इनको 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। यह भी आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। आपकी परीक्षा में ये 52वां तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी परीक्षा में दोस्तों 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा जा सकता है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये 52वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये बहुत ही रामबाण साबित होगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ चलते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त रेखा शर्मा है, रमा देवी है, देविका रानी है, सुचेता कृपलानी है। क्या होगा आपका सही जवाब? चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। आपको बता दें भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो आपको नोट करके रखना है रमा देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बताइएगा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पुरुष। जल्दी से बताइएगा कमेंट कर इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो आपको नोट करके रखना राजीव कुमार।
दोस्तों वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको नोट करके रखना है राजीव कुमार। ये दोस्तों अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं दोस्तों, इसीलिए ये परीक्षा में आपके पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे। और दोस्तों महिला कौन थी, रमा देवी। दोस्तों देविका रानी को क्या मिला था, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था किसको, देविका रानी को। सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी। और दोस्तों कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। आपको यह भी नोट करके रखना है, आपकी परीक्षा में यह भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अरोमा मिशन किस राज्य से संबंधित है। लगा लीजिएगा दोस्तों इसके ऊपर स्टार, आपकी परीक्षा में 100% छपेगा यह सवाल है। अरोमा मिशन किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अरोमा मिशन दोस्तों करंट अफेयर का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। भाइयों बहनों आपको बता दें अरोमा मिशन किस राज्य से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें ये बैगनी रंग के फूलों की खेती संबंधित, बैगनी रंग के फूलों की खेती दोस्तों इससे संबंधित है कौन सा, अरोमा मिशन। और किस राज्य में है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपसे दोस्तों कोई सा भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अरोमा मिशन किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर। अरोमा मिशन का संबंध किससे, बैगनी रंग की फूलों की खेती से संबंधित है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा, लद्दाख का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। लद्दाख का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है हिम तेंदुआ। क्या दोस्तों, हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु घोषित किया गया है, यानी कि स्नो लियोपार्ड। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। अब दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे कि लद्दाख का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा घोषित किया गया है। दोस्तों ये अभी सन 2022 में ही घोषित किए गए, इसीलिए आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा। इसको भी आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों खेल विशेषांक का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीती है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऑल इंग्लैंड ऑल इंडियन जो टूर्नामेंट है किससे संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है बैडमिंटन से संबंधित है। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है। विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है, सुनील छेत्री ने जीता है, या देवेंद्र झांझड़िया ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए रामबाण नाम है, जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों आपको बता दें ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 ये किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना है ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑल इंडियन, अगर यहाँ पे दोस्तों आपसे लिख देते ऑल इंडियन, तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाता है, लक्ष्य सेन। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, विक्टर एक्सेल्सन, यानी कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। दोस्तों सुनील छेत्री ये किस खेल से संबंधित है, ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों आपसे खिलाड़ी देकर उनका खेल पूछा जा सकता है, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। ग्रुप डी की परीक्षा में ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। देवेंद्र झांझड़िया दोस्तों इनका संबंध किससे, भाला फेंक। किससे दोस्तों, भाला फेंक। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किससे, भाला फेंक से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों इनको पद्म भूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है, भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। दोस्तों एकमात्र खिलाड़ी है, पैरा एथलीट है, कौन है दोस्तों, दिव्यांग खिलाड़ी है, कौन, देवेंद्र झांझड़िया। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नायडू कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों ऐसा कप जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। यहाँ पर दोस्तों कप देकर आपसे उनका खेल भी पूछा जा सकता है, यह भी आप नोट करके रखिएगा। नायडू कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है, शतरंज से है, गोल्फ से है, या हॉकी से है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें नायडू कप इसका संबंध किससे, शतरंज से। दोस्तों एक नायडू कप याद रखिएगा, एक खेतान। नायडू कप और खेतान कप ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये शतरंज से संबंधित हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है फुटबॉल, डूरंड कप।
थॉमस कप, ये दोस्तों किससे संबंधित है? एशिया कप, एशिया कप। ये तीनों कप दोस्तों किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों गोल्फ आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों, अगर आपसे पूछा जा सकता है राइडर कप, राइडर कप। अब दोस्तों राइडर कप दे देगा और आप देखेंगे घुड़सवारी, आप तुरंत मार देंगे राइडर कप घुड़सवारी, लेकिन नहीं दोस्तों, आपका सवाल गलत हो जाएगा। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यह कप। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब दोस्तों हॉकी से संबंधित दोस्तों कप कौन से हैं? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। आप 1 से 2 नाम बताइएगा कि हॉकी से संबंधित कप कौन से हैं। आपको मैंने क्या बताया है? नायडू कप का संबंध किससे है? शतरंज से। शतरंज से दोस्तों एक और कप याद रखिएगा, खेतान कप। नायडू और खेतान कप किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कप दोस्तों कौन सा है? डूरंड हो गया, थॉमस हो गया, एशिया कप हो गया, फुटबॉल से संबंधित है। और दोस्तों राइडर कप, इसका संबंध किससे है? गोल्फ से है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। टोक्यो पैरा ओलंपिक, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था दोस्तों, जो एक खिलाड़ी मैंने आपको नहीं बताया था, जो ध्यान में नहीं आ रहा था, वो कौन था? मनीष नरवाल। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको इस सवाल के लिए मैंने आज रखा है। जल्दी से बताइएगा, मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है, शूटिंग से है, भाला फेंक से है, मुक्केबाजी से है। चारों दोस्तों खेल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, मनीष नरवाल, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको नोट करके रखना है, शूटिंग से संबंधित है। और दोस्तों शूटिंग की खिलाड़ी एक और है, कौन? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा का संबंध किससे? शूटिंग से है। दोस्तों आपको बता दें, अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, सुमित अंतल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, इन 5 लोगों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इन 5 के नाम आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इनको अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। इसलिए दोस्तों यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों आप बताएंगे कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार, इसका दोस्तों नया नाम बदलकर क्या रख दिया जाए? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। दोस्तों मनीष नरवाल का संबंध किससे है? शूटिंग से है। शूटिंग से दोस्तों कौन संबंधित है? अवनी लेखरा। करोड़पति के दोस्तों खेल में पूछा गया प्रश्न है ये, अवनी लेखरा वाला। और किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 5 गोल्ड मेडल जीते गए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। बैडमिंटन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये पीवी सिंधु। पीवी सिंधु किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित। इन्होंने दोस्तों जो 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और दोस्तों इन्होंने अभी उसके अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसके अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये भी आप नोट करके रखिएगा। भाला फेंक, देवेंद्र झांझड़िया, मैंने आपको अभी बताया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा, इनका संबंध किससे है दोस्तों? भाला फेंक से संबंधित है। और दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। ये आंकड़ा भी आप याद रखिएगा। मुक्केबाजी से दोस्तों कौन संबंधित है? निखत जरीन, इनका संबंध दोस्तों किससे? मुक्केबाजी से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम क्या रख दिया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बना है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी हाल ही में घोषित किया गया है। लेह हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, या कैंप गोड़ा हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, तीनों हवाई अड्डे आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? आपको बता दें भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करना है, लेह का हवाई अड्डा जो लद्दाख में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित दोस्तों हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों कैंप गोड़ा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दोस्तों पुरस्कार किसको मिला? कैंप गोड़ा को, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा।
दोस्तों इसका दोस्तों पुरस्कार किसको मिला, ये कैंप गोडा को मिला है, ये भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है, लेह लद्दाख यानी कि लेह का हवाई अड्डा। और दोस्तों सौर ऊर्जा पर संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी। और इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, इसको दोस्तों किसको घोषित किया गया, कैंप गोडा हवाई अड्डा को घोषित किया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 में भारत का स्थान कौन सा है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कल भी मैंने आपको कुछ रैंकिंग बताई थी, आज भी मैं आपको कुछ रैंकिंग बताने वाला हूं, इनको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। दोस्तों हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 में भारत का स्थान कौन सा है। आपको अगर दोस्तों याद होगा, UPSSC पैट का जो पहला पेपर हुआ था उसके अंदर भी दोस्तों किस देश का दोस्तों जो पासपोर्ट है सबसे मजबूत है, ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है दोस्तों इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 में भारत का स्थान कौन सा है। 87वां स्थान है, 180वां स्थान है, 50वां स्थान है, 101वां स्थान है। चारों स्थान आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो आपको नोट करके रखना है, 87वां स्थान रहा है। 180वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां स्थान है। 150वां दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों 150वां स्थान है। और 101वां स्थान दोस्तों किसमें, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा, 101वां स्थान है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से कमेंट कर इसका जवाब बताइएगा। आइए बढ़ते हैं आज का अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का नगर जो 3 भागों में विभाजित है। ये लीजिए दोस्तों, हिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त सवाल, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता का नगर जो 3 भागों में विभाजित है वो कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है, धौलावीरा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। दोस्तों मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइएगा, आपका सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों लोथल यह कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। लोथल किस राज्य में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। लोथल क्या है, एक बंदरगाह है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है, दोस्तों किसने इसकी खोज की थी, तो आपको नोट करके रखना है, राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने दोस्तों इनकी खोज की थी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको सारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो, आपको वीडियो समझ में आ रही हो, तो जल्दी से प्यारा सा लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और जितने सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उन सबका दोस्तों कमेंट कर कमेंट में बताइएगा कि उनका सही जवाब क्या होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। ये दोस्तों सीरीज ऐसी सीरीज है, आप कोई सी भी परीक्षा में बैठ जाइएगा, आपको दोस्तों यहाँ से 100% सवाल छपा हुआ मिलेगा। जीके, करंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दोस्तों सबका निचोड़ मैं आपके सामने इन 20 से 30 प्रश्नों में लेकर आता हूँ। और दोस्तों 20 से 30 प्रश्नों को लेकर मैं आपको 100 से 50 लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपको डेली बताकर जाता हूं। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें वीडियो के साथ अंत तक। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश संबंधित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, धम्मचक्र प्रवर्तन, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। गौतम बुद्ध, दोस्तों आपकी परीक्षा में हाल ही में दोस्तों कई बार ग्रुप डी की परीक्षा में सवाल पूछे गए यहाँ से, तो आपकी परीक्षा में दोस्तों सिलेबस में दे के रखा हुआ है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आप तैयार हो जाइए ऐसे सवालों के लिए। जल्दी से बताइएगा, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश संबंधित है महापरिनिर्वाण से संबंधित है, महाविनिष्क्रमण से संबंधित है, या धम्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा।
दोस्तों आपको बता दें गौतम बुद्ध का पहला उपदेश किससे संबंधित है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करना है, धम्मचक्र प्रवर्तन। और दोस्तों कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दोस्तों, सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और उसको दोस्तों पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन है। दोस्तों महापरिनिर्वाण है, इनको तो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी कि दोस्तों जो मृत्यु का समय था, मोक्ष की प्राप्ति, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। और दोस्तों महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग, गौतम बुद्ध के जो दोस्तों गृह त्याग की घटना होती है उसको क्या कहते हैं, गृह त्याग कहा जाता है। और दोस्तों जो महापरिनिर्वाण क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है, सारनाथ। दोस्तों कहाँ पर हुआ था, इनका जो पहला उपदेश दिया था उसको कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, मैंने जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ मैंने 2 से 3 बार आपको बताया है। ये बताइएगा दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी और किसके समय में हुई थी, जल्दी से बताइएगा दोस्तों कमेंट कर। ये सवाल मैंने आपको बताया हुआ है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, संस्कृति और कला से संबंधित सवाल है। पंचायती शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, बेसर शैली में बना हुआ है या नागर शैली में बना हुआ है, क्या होगा आपका सही जवाब। जो मीनाक्षी का मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है। शैलियाँ आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें मीनाक्षी मंदिर ये किस शैली में बना हुआ है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर रखना है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों जो द्रविड़ शैली में बने हुए दोस्तों मंदिर होते हैं कैसे, पिरामिड नुमा होते हैं। कैसे दोस्तों, ये दोस्तों पिरामिड नुमा होते हैं, आपको नोट करके रखना है, ये पिरामिड नुमा होते हैं मंदिर। और दोस्तों पंचायतन शैली, खजुराहो के मंदिर, अगर आपसे पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं। बेसर शैली में दोस्तों कौन सा बना है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है, वृंदावन। वृंदावन में इससे दोस्तों कौन सा, वैष्णव मंदिर है वो दोस्तों बेसर शैली में बना हुआ है। और दोस्तों कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों किसमें बना हुआ, नागर शैली में बना हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट का सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और दोस्तों किस आकार के होते हैं दोस्तों, ये त्रिभुजाकार आकार के होते हैं। और दोस्तों खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, छतरपुर मध्य प्रदेश में, ये किस शैली में बना हुआ है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। बेसर शैली में दोस्तों वृंदावन का एक वैष्णव मंदिर है, वो दोस्तों बेसर शैली में बना हुआ है। वैष्णव मंदिर दोस्तों भगवान विष्णु से संबंधित है। नागर शैली में कंदरिया महादेव का मंदिर बना हुआ है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है, दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा। एनी बेसेंट की पुस्तक है, आर के नारायण की पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है या अबुल कलाम की पुस्तक है, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें मालगुडी डेज ये किसकी पुस्तक है, ये आर के नारायण की पुस्तक है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण पुस्तक है और परीक्षा में कई बार पूछी गई पुस्तक है। दोस्तों एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका दोस्तों किसकी है, दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्रिका है एनी बेसेंट की। दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस, इनकी पुस्तक का नाम बताइए दोस्तों, बहुत ही फेमस पुस्तक है, जल्दी से बताइएगा। अबुल फजल अकबरनामा, ये दोस्तों किससे संबंधित है, अबुल फजल है। ये दोस्तों इसको आईने अकबरी भी कहा जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों पुस्तक कौन सी है, आप कमेंट करके बताएंगे, अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सारे सवालों के जवाब आप कमेंट में देते जाइए, क्योंकि दोस्तों वो ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। वो सवाल मैंने आप लिए इसलिए छोड़े हैं क्योंकि दोस्तों आप उनको सर्च करें। अब एक बार आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, उसको खुद से खोजने का प्रयास करते हैं, वो सवाल आप कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में सारे सवालों के जवाब देते जाना है। दोस्तों मैं आपको 10 से 15 सवाल डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बताता हूँ, जल्दी से आप कमेंट कर दिया करिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था, ये लीजिए दोस्तों परीक्षा में छपने वाला सवाल है।
वर्ष 2002 में, वर्ष 1997 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 2005 में। चारों तारीखें आपकी परीक्षा के लिए रामबाण हैं। चारों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जैव विविधता दिवस कब मनाया था, 22 मई को मनाया था। मैंने आपको बता रखा है कब, 22 मई को मनाया था जैव विविधता दिवस। ये आपको नोट करके रखना है। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम कब का, वर्ष 2002 का है। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा 1997। इसको दोस्तों क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। और दोस्तों इसका संबंध किससे है, ग्रीन हाउस गैसेस से है। ग्रीन हाउस गैसेस से किसका, क्योटो प्रोटोकॉल। और दोस्तों ये लागू कब हुआ था, इसको आप नोट करके रखिएगा। ये 2005 में लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था, 2005 में। वर्ष 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका संबंध किससे, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और दोस्तों ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया था, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सवाल भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों ओजोन परत संरक्षण, बाघ दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सब दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा। इसमें से दोस्तों 1 से 2 सवाल आपकी परीक्षा में श्योर है जो आएगा ही आएगा। जैव विविधता अधिनियम कब का है, वर्ष 2002 का है। 1997 का क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है जो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। और दोस्तों ये लागू कब हुआ, 2005 में। वर्ष 1987 से क्या संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 39वीं विश्व धरोहर रमप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये लीजिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल। जो 39वीं विश्व धरोहर है वो दोस्तों रमप्पा मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 39वीं विश्व धरोहर कौन सी है, तो आपको नोट करके रखना रमप्पा मंदिर है। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया कि ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है या सिक्किम में स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें 39वीं विश्व धरोहर ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है ये तेलंगाना में स्थित है। और कौन सी है, रमप्पा मंदिर। और दोस्तों 40वीं कहाँ पर है, धौलावीरा, धौलावीरा। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। दोस्तों 40वीं विश्व धरोहर कौन सी, दोस्तों 40वीं है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। अब दोस्तों आपसे सवाल बन सकता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज याद रखिएगा, रामसर साहिब बखीरा, जो दोस्तों बखीरा है ये दोस्तों रामसर साइड कहाँ पर से, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दोस्तों ऐसा सवाल है, बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है। ये दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। खिजादिया और बखीरा इसको शामिल किया गया था। अभी तक दोस्तों ये किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। खिजादिया दोस्तों कहाँ पर किया गया था, इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे। और दोस्तों बखीरा कहाँ पर किया गया था, तो आपको नोट करके रखना है ये बखीरा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसको आप नोट कीजिएगा। 39वीं कौन सी है, रमप्पा मंदिर है जो तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों 40वीं कौन सी है, धौलावीरा स्थित है। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, जल्दी से बताइएगा कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे। ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा। ये लीजिए दोस्तों पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन सवाल। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। आपसे दोस्तों नए उपराष्ट्रपति का नाम पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन दोस्तों आपसे उसका अनुच्छेद तो पूछा ही जा सकता है। जल्दी से बताइएगा उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 39। चारों अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको चारों के बारे में बताने वाला हूं। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है अनुच्छेद 63। और दोस्तों अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग। और दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, महान्यायवादी। और दोस्तों पहले महान्यायवादी कौन थे, तो आपको याद करके रखना है शीतलवाड़,
शीतलवाड़, एमजी शीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है? महान्यायवादी होता है। और दोस्तों किससे अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 76 से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 39 का कहती है जो दोस्तों संचित सहायता होती है, वित्तीय सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39 से संबंधित है। इसको भी आप थोड़ा इंपॉर्टेंट में है, इसको भी नोट करके रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। और दोस्तों किसको हरा कर बने? तो आपको ये नाम याद रखना है, मार्गरेट अल्वा को हरा कर बने हैं। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों ये लीजिए पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन सवाल। 104वां संविधान संशोधन संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जाति जनजाति से या पंचायती राज व्यवस्था से। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। भाई बहनों आपको बता दें 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है अनुसूचित जाति तथा जनजाति से, यानी कि SC ST से संबंधित। कौन सा दोस्तों? इसको आप नोट करके रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन है। 103वां संविधान संशोधन कौन सा दोस्तों? EWS, जो दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित लोग, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, वो दोस्तों 103वें संविधान संशोधन में आते हैं। कौन से दोस्तों? 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। और दोस्तों ये 102वां पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी संबंध कौन सा? 102वां संविधान संशोधन। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आपसे सवाल क्या पूछा गया है? 104वां संविधान संशोधन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों 103वां कौन सा है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं उनको, यानी दोस्तों EWS से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन कौन सा दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? वर्ष 1993। लेकिन दोस्तों है कब का? 1992 का। इसलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आप बताइएगा कि 74वां संविधान संशोधन ये दोस्तों किससे संबंधित है? नगर से संबंधित है, ग्राम से संबंधित है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा साइंस का तांडव। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल साइंस के, ऐसे सवाल जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। दोस्तों साइंस तो बहुत है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वही सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आप दोस्तों सिलेक्शन लीजिएगा, अपना नंबर पक्का कीजिएगा। आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, तमाम ज्ञान बांटा जा रहा है, लेकिन दोस्तों आप अपना सिलेक्शन पक्का कीजिएगा ऐसे सवालों को पढ़कर जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाए, ना कि दोस्तों आपको ज्ञानी बनाए। दोस्तों आजकल सिलेक्शन लेने का ज़माना है, ज्ञान प्राप्त करने का ज़माना नहीं है। जल्दी से बताइएगा। आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, आमाशय में होता है, पित्ताशय में होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग इसका सवाल गलत कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आज के बाद आप कभी इस सवाल का जवाब गलत नहीं करेंगे। आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, केवल पाचन नहीं, सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, आमाशय में होता है, पित्ताशय में होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? वो दोस्तों आमाशय में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन दोस्तों कहाँ पर होता है? ये दोस्तों छोटी आंत में होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपको नोट करके रखना है, भोजन का प्रारंभ दोस्तों मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है? इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से डीएनए किसका बहुलक है? ये लीजिए दोस्तों, बहुलक का सवाल आपकी परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न। अमीनो अम्ल का बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, गैलेना का बहुलक है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके लिए, 4 सवाल तैयार हैं। जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। डीएनए, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये दोस्तों कैसा है? आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए कैसा पदार्थ है? आनुवंशिक पदार्थ है। और उसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसको आप नोट करके रखिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
और दोस्तों हमारा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से डीएनए का बहुलक कौन सा है? अमीनो अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड है, आइसोप्रीन है, गैलेना है? जल्दी से बताइएगा भाइयों बहनों। आपको बता दें इसमें से डीएनए का बहुलक कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बहुलक है। अमीनो अम्ल ये दोस्तों प्रोटीन का बहुलक है। किसका दोस्तों? प्रोटीन। आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का बहुलक कौन सा है, अमीनो अम्ल है। और दोस्तों आइसोप्रीन अति महत्वपूर्ण, रबड़, जो रबर होती है प्राकृतिक रबड़, इसका बहुलक कौन सा होता है? आइसोप्रीन। और गैलेना का संबंध किससे है? आपको नोट करके रखना, गैलेना का संबंध सीसा से है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है सीसा से संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपके ऑप्शन में गैलेना होगा, वो आपका सही जवाब होगा। आपसे सवाल क्या पूछा गया कि डीएनए का बहुलक दोस्तों कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड है। और दोस्तों प्रोटीन का बहुलक कौन सा है? अमीनो अम्ल। और रबड़ का बहुलक कौन सा है? आइसोप्रीन। गैलेना किससे संबंधित है? सीसा से। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा, डीएनए में दोस्तों कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं और कौन सा नहीं पाया जाता है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे, अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको बता दें ग्वानिन और साइटोसिन, इसके बीच में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड। जीसी के अंदर दोस्तों कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये दोस्तों किस में पाए जाते हैं? ये डीएनए में पाए जाते हैं। और दोस्तों एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन के स्थान पर दोस्तों यूरेसिल पाया जाता है। कहाँ पर? आरएनए में। बस आप इसको नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों दोनों सवाल हैं, कई बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यूरेसिल किसके स्थान पर पाया जाता है, या यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में क्या पाया जाता है, या दोस्तों आपको थायमिन के स्थान पर दोस्तों आरएनए में क्या पाया जाता है। आपसे कोई सा भी सवाल कन्फ्यूज करके पूछ सकता है, आपको सारे सवालों के जवाब पता होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये लीजिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, घ्राण पिंड है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जल्दी से बताइएगा इसका जवाब। दोस्तों आपको बता दें मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। लेकिन दोस्तों और मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा दोस्तों? सेकेंड। मस्तिष्क का सेकेंड सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो आपको नोट करके रखना है, अनुमस्तिष्क। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। और घ्राण पिंड, ये दोस्तों घ्राण पिंड नहीं है, घ्राण पिंड है, ठीक है, इसको नोट थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये दोस्तों क्या है? घ्राण पिंड ऐसे लिखा हुआ है, इसको तो ध्यान में रखिएगा। ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है घ्राण पिंड। लेकिन दोस्तों ये मनुष्यों में बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन दोस्तों ये कुत्तों में बहुत अधिक पाया जाता है। इसलिए दोस्तों कुत्ते की सूंघने की शक्ति सर्वाधिक होती है। दोस्तों इसको आप नोट करके रखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। इसको दोस्तों इंग्लिश में आप उसको थोड़ा इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, सेरिब्रम, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और दोस्तों ये सेरिबेलम, ये दोस्तों मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम दोस्तों क्या करता है? लर्निंग को दोस्तों प्रोसेस को करता है। यानी कि दोस्तों आप कोई चीज़ सीखते हैं, स्विमिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई, आप दोस्तों जो भी कुछ सीखते हैं, लर्निंग को दोस्तों कौन प्रेरित करता है? प्रमस्तिष्क। और दोस्तों संतुलन को कौन बनाता है? बेलन, यानी कि दोस्तों सेरिबेलम। इसको आप नोट करके रखिएगा। शरीर का संतुलन बनाने में दोस्तों कौन सा दोस्तों उपयोग होता है? सेरिबेलम। इसको आप नोट करके रखिएगा। मैंने दोस्तों आपसे कल सवाल पूछा था, मुझे अभी भी याद है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है, आपने जवाब नहीं दिया था, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन दोस्तों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। और दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? शरीर के जो ताप को संतुलित बनाए रखना उसका कार्य होता है। अति महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर के ताप को संतुलित बनाए रखने का कार्य किसका है? हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, 2-3 ऑप्शन आपको और दे देगा। और आप ध्यान में रखिएगा, शरीर के ताप को नियंत्रण करने का कार्य किसका है? हाइपोथैलेमस का है। भूख हो गई, प्यास हो गया, प्यार हो गया, जो भी दोस्तों फीलिंग्स आती हैं, जो भी फीलिंग्स है हमारी, प्यार, भूख, गुस्सा, नफरत, जो भी कुछ है, वो सब दोस्तों किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है, यानी कि कितना रक्त शुद्ध करता है। दोस्तों अच्छे इस सवाल में गलती करते हैं, जल्दी से बताइएगा। 72 ml, 70 ml, 75 ml, 76 ml, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट के अंदर कितना रक्त पंप कर देता है, कितना रक्त शुद्ध कर देता है? इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो मनुष्य का हृदय होता है 4 चैम्बर होता है, जिसमें दोस्तों दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, यानी कि 2 आलिंद 2 निलय पाए जाते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहा जाता है, हिपैटोलॉजी, यह भी आपको पता होना चाहिए। हिपैटोलॉजी हो जाए या दोस्तों कार्डियोलॉजी हो जाए, ये दोस्तों हृदय के अध्ययन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आइए प्रश्न की ओर बात करते हैं। मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में कितना रक्त शुद्ध करता है, तो आपको नोट करके रखना है 70 ml। कितना दोस्तों, 70 ml। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों कई बार बच्चे इसमें क्या करते हैं, 72 ml लगा देते हैं। दोस्तों 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन हमारा जो हृदय है 1 मिनट में 70 ml ब्लड पंप कर देता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीज़ों को लेकर। जो हमारा हृदय होता है वो 4 चैम्बर होता है। कितना दोस्तों, ये देखिए ये दोस्तों हमारा हृदय ऐसा होता नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसा बना ले रहे हैं हम। ये 4 चैम्बर होता है, दायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। इसको आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ये दाएं आलिंद और दाएं निलय, इसके बीच में दोस्तों क्या पाया जाता है, त्रिबलनीय कपाट पाई जाती है। त्रिबलनीय कपाट दोस्तों किसके बीच में पाई जाती है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में पाई जाती है। इसको दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ कृपया करके इसको नोट कीजिएगा। मैं आपको दोस्तों सवाल बता रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण है। जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में दोस्तों कौन सा दोस्तों कपाट पाया जाता है, त्रिबलनीय कपाट पाई जाती है। और बाएं आलिंद यानी कि दोस्तों इसमें और इसमें, बाएं आलिंद और बाएं निलय में, इसके बीच में दोस्तों द्विबलनीय कपाट पाई जाती है। इसको आप नोट करके रखिएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो दाएं निलय यानी कि दोस्तों यहाँ से जो ब्लड जाता है वो कहाँ पर जाता है, यहाँ पर दो फेफड़ों में जाता है। कहाँ पर दोस्तों, ये फेफड़ों में जाता है। और किस सिरा के द्वारा जाता है, तो आपको नोट करके रखना है पल्मोनरी धमनी, सॉरी दोस्तों फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। इसके द्वारा दोस्तों जो दाएं निलय से रक्त कहाँ जाता है, फुसफुस धमनी से होता हुआ दोस्तों फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में दोस्तों क्या होता है, जो हमारा रक्त है उसका शुद्धिकरण होता है। उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है, यानी कि O2 अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों रक्त शुद्ध हो जाता है। फिर यहाँ से एक नली निकलती है जो हमारे ब्लड को कहाँ लेके जाती है, बाएं आलिंद में लेके जाती है। देखो ये दोस्तों दायां आलिंद हो गया, ये हमारा बायां आलिंद हो गया। अब बाएं आलिंद में लेके जाती है। ये दोस्तों नली कौन सी होती है, तो आपको नोट करके रखना है फुसफुस सिरा। ये दोस्तों कौन सा है, फुसफुस सिरा। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फुसफुस धमनी में कैसा रक्त बहता है। दोस्तों इसमें कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुद्धि हुई है इसकी। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फुसफुस सिरा में कैसा रक्त बहता है, इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रक्त शुद्ध हो चुका है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फुसफुस सिरा से रक्त कहाँ पर जाता है, तो आपको नोट करके रखना है कहाँ पर जाएगा, ये दोस्तों हमारे बायां आलिंद में जाएगा, बाएं आलिंद में जाएगा। अब दोस्तों आपसे सवाल, बाएं आलिंद से दोस्तों बाएं आलिंद से रक्त शुद्ध होकर दोस्तों कहाँ पर आएगा, द्विबलनीय कपाट के द्वारा हमारे बाएं निलय में आ जाएगा, फिर हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो हार्ट की क्रिया विधि है मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। आपको दोस्तों यहाँ से 10 से 12 सवाल बताए हैं। इससे ज़्यादा आपसे दोस्तों किसी परीक्षा में सवाल नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी ली जाती है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, जल्दी से बताइएगा। जो मछली होती है, मनुष्य का हृदय तो 4 चैम्बर होता है, मछली का हृदय कितने चैम्बर होता है, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों आपको एक सवाल से 8 से 10 सवाल बताए जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियो है आप सभी के लिए। आप कोई सी भी परीक्षा देने जाइएगा, यहाँ से सवाल 100% छपेगा। अगर आपको सारे सवाल पसंद आ रहे हो तो जल्दी से ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर दें इस वीडियो को। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। दोस्तों यहाँ प्रिज्मा लिख गया है, वहाँ पर प्रिज्म है। दोस्तों एक मात्रा अधिक लग गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसको आप माइंड मत कीजिएगा। प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, लाल रंग का, हरे रंग का, बैगनी रंग का, श्वेत रंग का। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंद्रधनुष में दोस्तों 7 रंग पाए जाते हैं। लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, यानी कि दोस्तों रेड, जो रेड होता है वो सबसे ऊपर होता है और वॉलेट
ये दोस्तों वॉलेट रंग सबसे नीचे होता है। आपको बता दें प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होगा, तो आपको नोट करके रखना है बैगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होगा। और दोस्तों किसका सबसे कम होगा, ये रेड का सबसे कम होगा। ये दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में ये ऐसा सवाल है जो 3 से 4 बार हर शिफ्ट के अंदर पूछा गया है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जल का वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है। दोस्तों यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, बस दोस्तों आप बने रहिएगा। जल का वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ऊष्मीय परिवर्तन है या तापीय परिवर्तन है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको ऑप्शन और उसके उत्तर नहीं बताया जा रहे हैं, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों कॉपी में इन कॉन्सेप्ट को लिखते भी चलिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जल का दोस्तों वाष्प बनना कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक, भौतिक, ऊष्मीय या तापीय। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें, जल का वाष्प बनना ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। अब दोस्तों भौतिक परिवर्तन होता क्या है, आप इसको नोट करके रखिएगा। अगर किसी वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में दोबारा से प्राप्त किया जा सके, वो कैसा परिवर्तन होगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा। आप दोस्तों जल का वाष्प बना सकते हैं और दोस्तों उसी वाष्प को आप दोस्तों भगोने में या दोस्तों कहीं कवर कर दें, वो फिर से जल में परिवर्तित हो सकती है। यानी कि दोस्तों जल वाष्प बन गया और वाष्प फिर से जल बन गया। यानी कि दोस्तों कोई पदार्थ दोस्तों अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आया। जैसे कि दोस्तों आप हीटर का तार होता है, हीटर के तार को जलाते हैं, वो दोस्तों देखिए वो कितना गर्म हो जाता है। यानी कि दोस्तों उसका जो परिवर्तन चेंज होता है। अब जब दोस्तों वो हीटर का तार ठंडा हो जाता है, फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, दोस्तों याद रखिएगा, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कैसे, आप दोस्तों मोमबत्ती को पिघलाते हैं, पिघलाकर दोस्तों पूरा मोम आप इकट्ठा करके फिर से आप उसकी मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि मोमबत्ती का जलना ये कैसा परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब दोस्तों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये भी आप समझ लीजिएगा। दोस्तों ऐसे पदार्थ जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाते हैं, वो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि दूध का दही बनना। अब दोस्तों अगर आपने दूध से दही बना दिया, तो दोस्तों आप उस दही का दूध बना सकते हैं, कभी नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, आपने सारी मोम जला दी, अब दोस्तों कैसे बनेगी मोमबत्ती, सारी मोम तो जल गई। तो आपको नोट करके रखना है, आपको समझ में आया होगा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन मोम का जलना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सवाल है ये दोस्तों। मोम का जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर दोस्तों मोम का पिघलना, ये दोस्तों कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। इसको आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रवि की फसल का उदाहरण नहीं है। ये लीजिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने फिर हाजिर है। यहाँ से दोस्तों हर बार सवाल पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होती है कि कौन सी रवि की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें, रवि की फसल, रवि माने सूर्य, जो दोस्तों गर्मियों के दिनों में जो फसलें काटी जाती हैं, जो जून जुलाई यानी कि मई जून में जो फसलें काटी जाती हैं, वो रवि की फसल होती हैं। खरीफ की फसल क्या है, जो दोस्तों जनवरी या दिसंबर जनवरी में जो फसलें काटी जाती हैं, वो कैसी होती है, खरीफ की फसलें होती हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। आपसे पूछा गया कि रवि की फसल का उदाहरण नहीं है, राई नहीं है, चना नहीं है, मटर नहीं है, धान नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें, इसके अंदर रवि की फसल का उदाहरण नहीं है, तो आपको नोट करके रखना है धान। धान दोस्तों कैसी फसल है, ये खरीफ की फसल है। कैसी, खरीफ की। धान हो गया, सोया हो गया, सोयाबीन हो गया, दोस्तों ये सब कैसी फसलें हैं, ये सब दोस्तों खरीफ की फसलें हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों रवि की फसलें, राई, चना, मटर, ये तीनों दोस्तों कैसी फसलें हैं, रवि की फसलें हैं, रवि। इसको आप नोट करके रखिएगा। आलू कैसी फसल है, रवि की फसल है। जौ, आलू, जौ, राई, चना, मटर, ये दोस्तों कैसी फसलें हैं, ये सब दोस्तों रवि की फसलें हैं। इसको आप ध्यान में रखें। गेहूँ, अति महत्वपूर्ण, गेहूँ ये दोस्तों कैसी फसल है, ये भी रवि की फसल है। इन 4-5 फसलों को आप याद रखिएगा, आपसे यहीं से सवाल बनाकर पूछा जा सकता है। अब दोस्तों जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं, जो दोस्तों आपने देखा होगा कि मई जून में दोस्तों लगभग मार्च अप्रैल मई में दोस्तों जो फसल बो दी जाती है, और मई जून में काट ली जाती है, यानी 1 से 2 महीने में। यानी खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब दोस्तों कैसी फसलें हैं, ये सब जायद की फसलें हैं।
इसको भी आप याद करके रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की है, मोजले ने की है, डाल्टन ने की है, हाइजेनबर्ग ने की है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों जॉन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप काट दीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है, तो आपको नोट करके रखना है, हेनरी कैवेंडिश ने की है। दोस्तों मोजले, ये छोड़िएगा दोस्तों इसको आप। हेनरी कैवेंडिश ने दोस्तों किसकी खोज की है? रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। इसके अलावा दोस्तों मोजले आधुनिक सारणी इसके दोस्तों, ये दोस्तों किससे संबंधित है? मोजले से संबंधित है। जॉन डाल्टन परमाणु की खोज, परमाणु सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? जॉन डाल्टन ने दिया है। और हाइजेनबर्ग का दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है। यह भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। दोस्तों सारे सवाल आप नोट कर लीजिएगा और सारे सवालों को आप रिवीजन करते रहिएगा। परीक्षा से पहले इस वीडियो को देखकर जाइएगा। आप जब परीक्षा में बैठेंगे तब दोस्तों आप इस वीडियो को याद करेंगे कि हाँ कुछ अच्छा बताया गया था, क्योंकि दोस्तों एक सवाल लेकर उसका उत्तर नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक सवाल से 5 से 6 सवाल दिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। आपको दोस्तों ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, आपको सिलेक्शन वाली क्लास बताई जा रही है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। मोजले दोस्तों आधुनिक सारणी से संबंधित हैं और जॉन डाल्टन इन्होंने दोस्तों परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। और उसके अलावा हाइजेनबर्ग ने दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, जल्दी से बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। 746 वाट, 786 वाट, 776 वाट या 756 वाट? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है? दोस्तों आपको बता दें एक अश्व शक्ति ये कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें जो विकास इंजन, करंट का सवाल बता रहा हूँ दोस्तों, विकास इंजन इसका दोस्तों निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, अल्ट्सोम कंपनी में किया गया है, जो मधेपुरा बिहार में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दोस्तों ये करंट का सवाल था। मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया, अश्व शक्ति की बात आई तो मैंने दोस्तों इंजन से दोस्तों इसको रिलेट करके मैंने आपको वो भी सवाल बता दिया। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। दोस्तों ये 30 सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाले हैं। सारे सवालों को आप नोट कर लीजिएगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एपिग्राफी या न्यूमिस्मेटिक? क्या होता है आपका सही जवाब? चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको नोट करके रखना है, माइकोलॉजी। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। फंगस यानी दोस्तों जो कवक हैं उसने अपने भारत देश को माइका समझ लिया था। माइका समझ लिया था किसने? कवक ने। कहीं ब्लैक फंगस, कहीं येलो फंगस, दोस्तों कितनी सारी फंगस आई थी कोरोना वायरस के अंदर, आपको याद होगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अब दोस्तों शैवालों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? ये फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। और कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। जो कवक होते हैं, फंगस होती है, फफूंद होती है, उसने दोस्तों अपने भारत देश को अपना माइका समझ लिया था, बिल्कुल डेरा डाल दिया था यहीं पर। अब दोस्तों एपिग्राफी, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा दोस्तों इसके ऊपर। अभिलेखों का अध्ययन किससे संबंधित दोस्तों? ये एपिग्राफी से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। न्यूमिस्मेटिक दोस्तों, ये सवाल मैंने आपसे कल पूछा था, आपने किसी ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैंने दोस्तों आपको इससे फिर से दोस्तों इसको ऑप्शन में रखा है। ये दोस्तों सिक्कों का अध्ययन है। किसका दोस्तों? सिक्कों का अध्ययन। जो सिक्कों का अध्ययन होता है वो दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों न्यूमिस्मेटिक से संबंधित है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको दोस्तों आज के सारे सवाल अच्छे लगे हों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक ही हमारे लिए हौसले का काम करता है। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। आइए दोस्तों आज के होमवर्क का सवाल मैं आपको देता हूं, जल्दी से उसका जवाब आप कमेंट कर कर बताएंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, जल्दी से बताइएगा। विश्व दोस्तों आपकी सवाल है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ था, जल्दी से बताइएगा। आपको बता दें दोस्तों इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था और अति महत्वपूर्ण है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। भारत की तरफ से पहली बार इसके अंदर दोस्तों कोई पदक जीता गया था, सिल्वर मेडल जीता गया था। दोस्तों किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने भी जीता था। अब आपको इसका जवाब बताना है कि यह कहाँ पर आयोजित हुई थी और कौन सा देश इसका विजेता रहा था। यह था आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। दोस्तों मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें।